सबसे पहले पैनल में क्योंकि हमारे साथ में डॉक्टर सचिन गुप्ता मौजूद हैं, सबसे पहले तो डॉक्टर सचिन गुप्ता, चांसलर संस्कृत यूनिवर्सिटी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जोरदार तालियों के साथ मैं चाहूंगी कि आप स्वागत करें। संस्कृत यूनिवर्सिटी एक नाम जहां पर हजारों स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, अपना भविष्य लेकर आते हैं। ऐसे में किस अप्रोच के साथ में स्टूडेंट्स फिलहाल आपकी यूनिवर्सिटी में आते हैं और क्या उस अप्रोच को फुलफिल भी बकाया किया जा रहा है? सबसे पहले मैं भारत 24 का धन्यवाद देना चाहूंगा, हमें यह मौका दिया, और बधाई देना चाहूंगा कि आप समय समय पर मथुरा वृंदावन जैसे नगरी में आते हैं, और मथुरा वृंदावन ही नहीं, आप उसी ग्राउंड जीरो पे जाके उन 20 टाउन सिटीज में जाके आप कार्यक्रम करते हैं जहां आप लोगों से कनेक्ट करते हैं, जो कि अपने आप में एक सराहनीय है। क्योंकि मेट्रो सिटीज में और इंडिया के जो क्षेत्र में बैठ के और भारत में जाकर, भारत आपका नाम और भारत के क्षेत्र में जाके जहां ग्राउंड रियलिटीज में जाके आप एक कार्यक्रम के बहुत बहुत बधाई है आपको। आपका जो सवाल है, संस्कृत विश्वविद्यालय आज मात्र 6 से 7 वर्ष हुए हैं इसको, और हमारा एक ही ध्येय था कि क्या इन क्षेत्र के बच्चों को कैन वी गिव देम अ गुड एजुकेशन कंपेयर टू जो हमारे मेट्रो सिटीज या डाउन साउथ कंट्रीज में दी जा रही है, या जो भी बच्चों की अपेक्षा है, क्या हम एक ऐसा संस्था बनाए जहां हम सबकी अपेक्षा, माँ बाप की अपेक्षाओं को, बच्चों की अपेक्षाओं को पूरी कर सकें। इसका नतीजा आज ये है कि आज संस्कृत यूनिवर्सिटी में 18 कंट्रीज के बच्चे और 22 स्टेट्स के बच्चे पढ़ रहे हैं। और उसके अलावा हम लोग पेटेंट रैंकिंग में आज पूरे भारतवर्ष में नंबर 1 पे हैं। हम लोग 15 ऐसे स्टार्टअप बना चुके हैं जहां पे फॉरेन फंडिंग भी आ चुकी है और बहुत कामयाब हो रहे हैं वो, और वो स्टार्टअप्स को हम पूरा इंक्यूबेट करके हैंड होल्डिंग कर रहे हैं। जो लोग एंटरप्रेन्योर्स बनना चाहते हैं, इस सब का आइडिया ये है कि सिर्फ हम जॉब सीकर्स ही नहीं, जॉब गिवर्स भी क्रिएट कर रहे हैं, जो एक भारत देश की, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक ध्येय, एक बहुत बड़ा उन्होंने जो कदम उठाया है उसको पूरा करने में कोशिश कर रहे हैं। उसके साथ साथ शिक्षा जगत में कई कैटेगरीज के बच्चे होते हैं, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी। उन कैटेगरीज में जो टॉप ऑफ द टॉप होते हैं उनको थोड़ा सा पुश की जरूरत होती है। एक कैटेगरी होती है जिनको आपको उस लेवल से अपग्रेड करना पड़ता है, जो कि मैं मानता हूं आज आईआईटी में 95% या 90% प्लस के बच्चे जाते हैं और हमारे पास 60% प्लस के बच्चे आते हैं। लेकिन मुझे बड़े गर्व के साथ कहना होता है, हमारे जैसे इंस्टीट्यूशंस उन बच्चों को 60% से 80% पे लेके जाते हैं। दैट मीन्स हमारा इस देश में योग्यता प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का रोल ज्यादा है और हम 20% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ज्यादा। बिकॉज एक आपको रेडीमेड बच्चा एक आपके पास आ रहा है जिसको आपको बताने की जरूरत नहीं है, और हमारे पास वो बच्चा आ रहा है जिसको शायद इसके हम बेसिक्स को ठीक करते हुए उसको अपग्रेड कर रहे हैं। तो हमारा ये प्रयास रहा है और कोशिश है। मैं ये नहीं कहूंगा हम पूरे उसमें पूरे उत्तीर्ण हो गए हैं, बट इट इज कंटिन्यूस प्रोसेस जहां पे हमें आगे क्वालिटी की तरफ बढ़ना है, और सिर्फ भारत के नक्शे पे नहीं, पूरे विश्व के नक्शे पे अपने क्षेत्र के बच्चों को, अपने देश के बच्चों को उनकी इच्छाओं के अनुसार उनको सारी वो सुविधाएं दिलाएं। अभी स्पिरिचुअल टूरिज्म की आपने बात करी, अभी जो लास्ट ईयर का डाटा है, गोवा का टूरिज्म था 3 करोड़, बनारस का था 6 करोड़, और वृंदावन का था 8 करोड़। तो इससे पता चलता है स्पिरिचुअल टूरिज्म कितना बढ़ रहा है। उसी डेटा के साथ मैं ऐड करना चाहूंगा कि अब स्पिरिचुअल वेलनेस टूरिज्म बढ़ रहा है, ताकि हम अपने स्पिरिचुअल भी कर सकें और वेलनेस यानी हेल्थ को भी समय दे सकें, और टूरिज्म यानी हम वृंदावन जैसे क्षेत्र में आके दिल्ली से, इंदौर से, कानपुर से लोग यहां आते हैं, ट्रीटमेंट करवाते हैं, बिहारी जी के दर्शन करते हैं, राधा रानी के दर्शन करते हैं और साथ में ट्रीटमेंट भी कराते हैं। उसी में संस्कृति का एक प्रयास रहा है। एक छोटा सा वेलनेस सेंटर हमने स्टार्ट किया है जहां पे हमने डायबिटीज को रिवर्स किया है और बहुत सारी ऐसी हमने बीमारी को रिवर्स किया है जिससे लोगों को बहुत आराम पड़ा है। और जो आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी का फिर से मैं कहूंगा एक कार्यक्रम जो भी हील इन इंडिया, ये कार्यक्रम जो स्टार्ट किया है, और ये बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम है जहां लोग बाहर से आ रहे हैं। आपने देखा होगा उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि अफ्रीका के एक राष्ट्रपति, उनकी डॉटर यहां पर अपने आईज ट्रीटमेंट यहां पे आयुर्वेद से कराने आई थी इंडिया में, साउथ में, और वो बहुत ही, जो कोई डॉक्टर ट्रीट नहीं कर पाया था उसको आयुर्वेद ने ट्रीट कर पाया। तो दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जांपल्स जो हमारे देश का है। एंड मुझे लगता है क्रेडिट गोज टू द गवर्नमेंट, बिकॉज आज आपने, क्योंकि स्पिरिचुअल टूरिज्म का बात आप दोनों ने बात करी, और इस बीच बड़ी संख्या में युवा जो हैं वो भी धर्म की ओर बढ़ रहे हैं, जो कि एक सराहनीय पहल है और पहले ऐसा नहीं होता था। मैं इसमें कहना चाहूंगा धर्म के साथ साथ लोग इसको हॉलिडे पिकनिक भी मनाने लग गए हैं, टू बी ऑनेस्ट। चाहे वैष्णो देवी जाए, चाहे वृंदावन आए, धर्म आस्था एक ठीक है, बट उसको पिकनिक का स्पॉट ना बनाए, क्योंकि आस्था और धर्म के साथ
हमें खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। एब्सोल्युटली राइट। अच्छा, इस बीच एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट डॉक्टर सचिन गुप्ता, क्योंकि इस वक्त जब हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, नीट का मामला पूरे देश में गरमा रहा है और न केवल देश में बल्कि इंटरनेशनली भी इस मामले के ऊपर चर्चा की जा रही है। ऐसे में क्रेडिबिलिटी ऑफ कोर्स डेंट हुई है, लेकिन एक बच्चा जब अपने घर से बाहर निकलता है, ना केवल फाइनेंशियली वो लूज कर रहा होता है, बल्कि मेंटली, मॉरल सपोर्ट और तमाम चीजें होती हैं जो कि डेंट होती हैं अगर पेपर लीक हो जाता है। उसके ऊपर आपका क्या कुछ कहना है, क्योंकि आप भी एक यूनिवर्सिटी रन करते हैं? मैं ये कहना चाहूंगा कि एक डेटा आया था न्यूज़पेपर में, नेशनल डेली में, हमारे देश में एवरेज डेली सुसाइड बच्चों की 16 हैं, 16 सुसाइड्स पर डे। क्या हम ऐसी शिक्षा प्रणाली को रन कर रहे हैं अपने देश में जो हमारे बच्चों को सुसाइड करने में मजबूर कर रहा है? मैं समझता हूं उस पॉलिसी में कहीं ना कहीं कुछ तकनीकी खराबी है। हम फिर से धन्यवाद देना चाहेंगे हमारी सरकार का, जिन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेकर आए। लेकिन मेरा सरकार से यह सवाल है कि नीट एग्जाम यूपीए गवर्नमेंट की देन है, और उस कमेटी के अंदर हमने भी एक व्हाइट पेपर पब्लिश किया था और उनको एक व्हाइट पेपर सबमिट किया था। क्या कोई ऐसा डेटा है सरकार के पास कि जो बच्चा नीट में टॉप आया हो वही मेडिकल में भी टॉप आया है? और अगर नीट एग्जाम इतना ही इंपॉर्टेंट है तो पीजी के नीट के एग्जाम में जीरो मार्क्स लेने वाले को क्यों आप उसको एंट्रेंस देते हैं, उसको क्यों दाखिला देते हैं? तो उस नीट के एग्जाम का पर्पस क्या है? मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कहता हूं, यह सिर्फ कोचिंग सेंटर्स को बढ़ावा देने के लिए है। 10+2 के एग्जाम क्यों कराए जाते हैं हमारे स्कूल्स के अंदर? आज 10+2 के स्कूल्स खाली पड़े हैं, पूरे देश में 12वीं के क्लास खाली पड़े हैं। सब कोचिंग सेंटर में कोटा बैठे हैं या कोई और बैठे हैं। बच्चा सिर्फ नाम लिखवाता है, बोर्ड का एग्जाम देता है। उस 12वीं के एग्जाम, या तो बोर्ड एग्जाम बंद कर दिया जाए, ये सरकार कह दे कि हमें 12वीं के एग्जाम नहीं करने हैं, समझ में आता है। और 12वीं के एग्जाम आप कर रहे हैं तो उसको आप कहां यूटिलाइज कर रहे हैं? सीयूटी आपने कॉमन एंट्रेंस एग्जाम्स कर दिए जनरल के लिए, मेडिकल के लिए नीट कर दिया, इंजीनियरिंग के लिए जेडब्ल्यू कर दिया, तो 12वीं के एग्जाम क्यों जरूरी है? और 12वीं के एग्जाम जरूरी है, क्या वो एग्जाम आप क्यों सोचते हो कि उस एग्जाम में कोई कमी है? तो नीट क्यों जरूरी है, जेडब्ल्यू क्यों जरूरी है? बच्चा 3-3 एग्जाम क्यों दे? एक बच्चा सिर्फ एग्जाम देने के लिए तैयारी कर रहा है, पढ़ने के लिए तैयारी नहीं कर रहा है। और मुझे खेद है कि हम उसको एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एक एग्जाम के बाद अगला एग्जाम। जब बच्चा अब सुनने में आया है कि अब एग्जिट एग्जाम भी लगने वाला है, तो यानी बच्चा पहले एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करे फिर एग्जिट एग्जाम की तैयारी करे, तो बच्चा फिर यूनिवर्सिटी से भी गायब होकर कोचिंग सेंटर में बैठेगा और वो एग्जिट एग्जाम की तैयारी करेगा। तो ये कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम की खामी है। हमें ऐसा एग्जाम जो बच्चों पे हम लाद रहे हैं, पूरे दुनिया में भारतवर्ष ही ऐसा देश है जहां पे सब एंट्रेंस एग्जाम्स बेस पे होगा। वेयर इज द मेंटल हेल्थ ऑफ द स्टूडेंट? वो उसके बारे में कोई सवाल ही नहीं कर रहा है। जो टीचर स्टूडेंट को 12वीं में पढ़ाती है, 11वीं में पढ़ाती है, मेरा सवाल है बोर्ड एग्जाम से एक कॉपी आप मात्र कितने मिनट में चेक करते हैं? उसको मात्र 2 से 3 मिनट दिया जाता है एक कॉपी चेक करने के अंदर। तो क्या 2 से 3 मिनट के अंदर बोर्ड के जो आप कॉपीज बाहर देते हो चेक कर पाएगा, एसेस कर पाएगा? या वो टीचर बेटर एसेस कर पाएगा जो पूरा पढ़ाता आया है? फिर तो एग्जाम हर 9th में भी बोर्ड एग्जाम होना चाहिए, 10th में भी होना चाहिए, 11th में भी होना चाहिए, बिकॉज आपको स्कूल प्रणाली पे विश्वास नहीं है। तो मेरा ये मानना है हम बोर्ड एग्जाम या तो खत्म करें, और बोर्ड एग्जाम रखना है तो ये भी हम स्कूल्स को दे दें, और ये मल्टीपर्पज एग्जाम्स ना करें। हर प्राइवेट यूनिवर्सिटी एग्जाम कर रही है, हर यूनिवर्सिटी एग्जाम कर रही है, सीयूटी हो रहा है, नीट हो रहा है, और उसके बाद सुसाइड्स हो रहे हैं। आप उन मां बाप के बारे में सोचिए जो बच्चे को पूरे साल पढ़ाती है, 2 साल अपनी मेहनत की कमाई से पढ़ाती है, उसके बाद पता चलता है पेपर लीक हो गया, या वो एग्जाम री एग्जाम होगा जैसे यूजीसी नेट एग्जाम हुआ है। तो मेरा ये सवाल है, क्या हम एग्जाम के लिए पढ़ा रहे हैं या स्किल के लिए पढ़ा रहे हैं? दिस इज अ क्वेश्चन टू बी आस्क्ड बाय एवरीवन, एंड वी शुड आस्क दिस क्वेश्चन टू आवरसेल्व्स आल्सो। तो सरकार ने बहुत सराहनीय कदम उठाए हैं। मेरा निवेदन है इस पूरे नीट एग्जाम प्रणाली को, जेडब्ल्यू एग्जाम प्रणाली को रिविजिट किया जाए। थैंक यू। अच्छा डॉक्टर सचिन, इस बीच आप अपनी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स को किस तरीके से ट्रेन कर रहे हैं? क्योंकि आपने एक अभी जिक्र किया था कि एम्प्लॉयमेंट सीकर से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट गिवर बना, यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप को आगे बढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी है, और युवा टैलेंट हमारे पास बड़ी संख्या में है। ऐसे में उसका यूटिलाइजेशन कैसे कर रहे हैं आप अपनी यूनिवर्सिटी में? देखिए, हम समय समय बच्चों को हम असेस करते हैं मेंटल हेल्थ के तौर पे, स्किल सेट के तौर पे, और इट्स अ कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन सिस्टम, ताकि वन बैड डे डज नॉट मेक अ स्टूडेंट फेल, एंड इट शुड बी कंटिन्यूअस सिस्टम। उस बच्चा हमारे पास 3 साल से 4 साल रहता है, उस इवैल्यूएशन में पता चलता है कि कहां गैप्स हैं, उन गैप्स को कैसे फिल किया जाए। देन देयर आर स्टूडेंट्स जिनको हायर एजुकेशन में जाना है, वहीं बच्चे हैं जिनको जो
इट इज, कहते हैं बिजनेस करना भी ब्लड में होता है, या हर किसी की बस की बात नहीं होती, देन यू टू आइडेंटिफाई। तो जो बिजनेस करना चाहते हैं, स्टार्टअप्स करना चाहते हैं, और कुछ लोग हैं जो जॉब सीकर्स ही बनना चाहते हैं, जो लोग अच्छी जॉब कंपनी में करना चाहते हैं, तो उन स्किल सेट को समझते हुए उन्हीं को डे 1 से हम नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल के भी हम स्किल पार्टनर्स हैं। उसके साथ हमारा फॉरेन काफी यूनिवर्सिटी से और कंपनी से टाई अप है। मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा, होटल मैनेजमेंट के अंदर हमारे बच्चे पहले 5 स्टार होटल्स में जाते थे, और लास्ट 3 साल से सभी फॉरेन में जा रहे हैं। और बड़ा खुशी होती है जब एक गांव का बच्चा बाहर निकल के 17 लाख से 35 लाख का पैकेज उसे होटल मैनेजमेंट में मिलता है, और उसे पूरा पैसा अपने माँ बाप को घर भेजता है, और वहां पे रहना खाना फ्री मिलता है। तो आप सोचिए उस बच्चे के लिए कितनी कामयाबी की बात है, एक छोटा सा कोर्स करने के बाद, जहां इतनी डिमांड है यूएई में, टर्की में, वेनिस में। अभी हमारे बच्चे शेफ गए हैं वेनिस के अंदर, टर्की में गए हैं। तो इट इज वी फील प्राउड ऑन दोस, हम उसको कर पा रहे हैं, और शायद और कुछ बहुत कुछ करने की जरूरत है। हम कहते हैं दिल्ली का सब कुछ भाड़े का है, वहां का मौसम भी भाड़े का है। मसूरी शिमला बारिश होती है तो दिल्ली में मौसम बदल जाता है, पानी भी भाड़े का है। तो हमें पानी के लिए हमें एक जल संसाधन मंत्री ऐसे चाहिए, गडकरी जैसे। और इसके लिए वाजपेयी सरकार के 2 सपने बड़े अच्छे थे, जो वाजपेयी जी ने कहा था, सड़कों को जोड़ना देश की, और नदियों को जोड़ना। ना कहीं सूखा आएगा ना कोई बाढ़ आएगी, क्योंकि वही यमुना दिल्ली से होते यहां वृंदावन तक आते आते नाला बन जाती है। तो आई थिंक इस पे जो जल मंत्रालय है उसको बहुत गहराई से सोचना है कि पूरे देश के अंदर ना कोई सूखा पड़े ना कोई बाढ़ आए। और जैसे गडकरी जी ने रोडों को जोड़ने का कार्यक्रम करा है, उसको तेजी से ले गए हैं, ऐसे जल संसाधन मंत्रालय अगर नदियों को जोड़ने का कार्यक्रम करे, जो कि बहुत अच्छा सपना था वाजपेयी जी का, उसको पूरा करे तो मेरा देश पूरा हमारा हर किसान कामयाब होगा। तो क्या आप जल मंत्री आतिशी के ऊपर निशाना साध रहे हैं? मैं किसी भी निशाना नहीं कर रहा हूं, मैं अपने देश के किसानों की और भाइयों की बात कर रहा हूं, जो अभी देश के हालात है, दिल्ली के हालात हैं। हम ये आपस में स्टेट ना लड़ते हुए हम देश की बात करें, चाहे हिमाचल है, चाहे हरियाणा है, चाहे पंजाब है, चाहे दिल्ली है। आई थिंक इस पे एक म्यूचुअल एक बैठक हो, ताकि किसी को भी कोई एट द एंड ऑफ द डे सफर कौन कर रहा है, वो आम आदमी सफर कर रहा है, वो सफर नहीं करना चाहिए। और जितना हिमाचल का उस पर राइट है, उतना ही राइट दिल्ली का भी है, उतना ही वृंदावन का भी है। बिल्कुल अलग विषय हो जाता है, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप का दौर और राजनीति इस पूरे मुद्दे के ऊपर गरमा रही है। एक तरफ जहां कोर्ट आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार को फटकार लगा रहा है, वहीं दूसरी तरफ जो बीजेपी और कांग्रेस है वो दोनों मिलकर आम आदमी पार्टी पर हमलावर हैं। वहीं आम आदमी पार्टी भी सत्याग्रह कर रही है और कह रही है कि हरियाणा पानी नहीं दे रहा है। तो आपस में ही क्लैशेस चल रहे हैं। हालांकि मुद्दा कोर्ट में है, कोर्ट इसको सुलझाएगा जरूर। और इस बीच डॉक्टर सचिन गुप्ता, आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि आपकी यूनिवर्सिटी क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स को एजुकेट करती है, जो कि न केवल नेशनल प्लेटफॉर्म्स पर भारत को दर्शाते हैं, प्रेजेंट करते हैं, बल्कि इंटरनेशनली भी दे आर प्रेजेंटिंग इंडिया। ऐसे में कौन कौन सी वो को करिकुलर एक्टिविटीज हैं जो कि आपकी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को सिखाती है? क्योंकि बियॉन्ड एजुकेशन एंड बियॉन्ड डिग्रीज दीज को करिकुलर एक्टिविटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, बच्चा जब यूनिवर्सिटी में आता है तो उसका उद्देश्य सिर्फ पढ़ाई करना नहीं होता, उसको सब कुछ ही वांट्स अ 360 डिग्री, उसको पूरा कॉस्मोपॉलिटन कल्चर चाहिए होता है। और पढ़ाई तो मैं सोचता हूं आज के टाइम में गूगल भी पढ़ा देगा, लेकिन बच्चों के बीच रह के एक कल्चर को समझना, एक सीखना वेरी इंपॉर्टेंट है। तो हमारे यहाँ हर महीने एकेडमिक और नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज होती रहती हैं, स्टार नाइट से लेके स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, और उसी साथ एकेडमिक एक्टिविटीज हम साइंस एग्जीबिशंस लगाते हैं। हम एंटरप्रेन्योरशिप डे को हम जैसे रेगुलर सेलिब्रेट करते हैं, सिर्फ योगा डे को योगा डे पे नहीं, बल्कि रोज सुबह हमारे प्रांगण में आप देखें 6 बजे योगा कराया जाता है, शाम को 4 बजे योगा कराया जाता है। उसी तरह एंटरप्रेन्योरशिप को एक हम जीते हैं रोज, जहां हमारा स्टार्टअप, एक हमारा इंक्यूबेशन सेंटर है जो उत्तर प्रदेश सरकार से फंडेड है, जहां हम 5 लाख से 10 लाख तक का उनको ग्रांट देते हैं, हैंड होल्डिंग करते हैं। ऐसे ही मैनेज हैदराबाद जो आईसीआर का एक विंग है, वहां से कोई भी एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी के अंदर या एग्रीकल्चर स्टार्टअप करना चाहे, उसको 5 लाख से 10 लाख का उसको हम फंडिंग प्रोवाइड करते हैं, उसकी हैंड होल्डिंग करते हैं 3 साल तक, ताकि वो बिजनेस स्टार्ट कर सके। उसी तरह जो जॉब सीकर्स होते हैं उनके लिए हम साथ साथ कंपनी से इंटरेक्शन करते हैं, जहां पे पूरी कंट्री के एचआर्स आते हैं, कॉन्क्लेव्स होते हैं, सेमिनार्स होते हैं। तो आई थिंक बच्चा बहुत कुछ जब अपने आईज से विजुअलाइज करता है और एक प्री मैनेजमेंट एक्टिविटी करता है तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। क्योंकि जो आप अपने आप को अगर रोटी बनाना सिखाया जाए, एक बताया जाए और एक अपने हाथ से बनवाई जाए, तो बनाने में आदमी ज्यादा सीखेगा ना कि बताने में। उसी तरह बच्चा किसी एक्टिविटी को कराया जाए। अभी लास्ट ईयर हमारे यहाँ गवर्नर साहिबा आई थी, तो माननीय गवर्नर ने कहा कि जितनी गर्ल्स हॉस्टलर हैं उनको महीने में एक दिन खाना बनाना चाहिए। हमने उसको उसी दिन लागू कर दिया कि महीने के एक दिन सारी जितनी हमारी हॉस्टलर्स होती है गर्ल्स, वो खाना बनाती हैं और सब बच्चे खाते हैं उसको।
तो कहने को एक तरह से एक्टिविटी भी हो गई, लेकिन साथ साथ Why बच्चों only से the girls? वाई ओनली गर्ल्स? बॉयज तो शेफ बनाते आजकल। बेस्ट ऑफ द बेस्ट शेफ आप बताइए मुझे, कौन सा शेफ है जो गर्ल्स में आ रहा है आज के? बताइए But मुझे, still, when यू you नेम मी implicate- वन इंडियन गुड शेफ। नहीं, but when you implicated this in your university, then why only girls It are was- asked to cook? आजकल की गर्ल्स ना कुकिंग से दूर हो रही हैं, जेंट्स कुकिंग के पास आ रहे हैं। संडेज के ब्रेकफास्ट जेंट्स सर्व करते हैं Do you आजकल। serve breakfast Yes, I on do serve. Sundays? Yes. Okay, that's good. आजकल दो समस्याएं बड़ी ज्यादा हैं, गंभीर हैं, क्योंकि आजकल हमारे बच्चे लेट शादी करते हैं तो प्रेगनेंसी को लेकर बहुत सुविधा प्रॉब्लम आती है, तो पीसीओडी की ज्यादातर बच्ची को समस्याएं आती हैं। तो संस्कृति आयुर्वेद एक गर्भ को लेकर कार्यक्रम चलता है, जो कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड बिफोर प्रेगनेंसी क्या क्या आपको प्रिकॉशंस लेने चाहिए और क्या क्या होना चाहिए जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो पीसीओडी जैसे। और उसे बहुत हद तक मथुरा क्षेत्र के अंदर हम ये कार्यक्रम लगातार कर रहे हैं, कॉर्पोरेट में भी कर रहे हैं हम, ये एमडीपी और एफडीपी की तरह हम करते रहते हैं। दूसरा स्वर्ण प्राशन एक कार्यक्रम करते हैं जहां पर हम हर पूर्णिमा का दिन सोन भस्म को लेकर 12 साल तक बच्चे की आयु तो हम स्वर्ण प्राशन का कार्यक्रम करते हैं जहां बच्चों को मुफ्त पिलाई जाती है। उससे फायदा क्या होता है कि मस्तिष्क का डेवलपमेंट अच्छा होता है बच्चों का, और ये पूर्णिमा के दिन ही पिलाई जाती है, ये ड्रॉप्स पिलाई जाती है। और ये आयुर्वेद के अंदर इसका प्रमाण देखे गए हैं, जो बच्चा ये 12 साल तक ये स्वर्ण प्राशन में गर्भ इतना ये लेता है, ड्रॉप्स लेता है, उसका मस्तिष्क बहुत तेज होता है। और हम पीसीओडी प्रॉब्लम जिसको भी बहुत ज्यादा, जो कॉर्पोरेट में जो महिलाएं काम करती हैं, जो समस्याएं आ रही हैं, उनको भी सॉल्व करने में रहे हैं। तो देखो एक जो हम कह रहे हैं डिजीज, इसको हम क्योर कर रहे हैं इसको। अच्छा, क्योंकि आप अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में बता रहे हैं, ऐसे में जब पेरेंट्स आते हैं, जब स्टूडेंट्स आते हैं तो बड़े सपने लेकर आते हैं, लेकिन एक डर भी होता है। ऐसे में क्या कुछ जो प्रॉब्लम्स हैं वो पेरेंट्स लेकर आते हैं, और आप कैसे सुनिश्चित करते हैं दैट योर यूनिवर्सिटी इज द बेस्ट यूनिवर्सिटी, और ऐसी यूनिवर्सिटी से मतलब आपके स्टूडेंट्स एक बेहतर भविष्य पा लेंगे? नहीं, मैं अपने आप को बेस्ट नहीं कहता, हम कहते हैं वी आर अमंग द बेस्ट बट नॉट द बेस्ट, बिकॉज बेस्ट की कोई परिभाषा नहीं है। और मैं भी एक पेरेंट हूं और बहुत सवाल होते हैं माँ बाप के मन में। मैं ये कहता हूं कि पहली बात तो हम एक होटल नहीं है, हम एक शिक्षा संस्थान है, जो हम सारी आपकी अपेक्षाओं को शायद पूरा न कर सकें, लेकिन हमारा प्रयास रहेगा आपके बच्चे के साथ मिलकर उन सब सपनों को, उन सब चीजों को पूरा कर सके जिसके आप सपने देखते हैं। और ये एक होता है जो मिलके सॉल्व किया जा सकता है। सिर्फ मेरे इसमें टीचर्स का और पेरेंट्स का और बच्चों का बहुत बड़ा रोल होता है। मैं अपने पेरेंट्स से ये कहता हूं, आप अपने बच्चे को अगर हॉस्टल में छोड़ते हैं या घर पे बच्चा जाता है, कितना समय देंगे? अगर एक माँ बाप अपने बच्चों को, ये मैं उनसे कहता हूं, अगर आप बच्चा मेरे पास हॉस्टल में छोड़ के जा रहे हैं, मुझे पूरे दिन के अंदर एक समय बताइए जब आप 2 मिनट या 5 मिनट उससे बात करेंगे, लेकिन 5 बजे मतलब 5 बजे, जहां बच्चा भी आपका फोन का वेट करे और आप भी उसके फोन का वेट करें, और उस समय ना बच्चा बिजी हो ना आप बिजी हो। अगर हम वो 5 मिनट बच्चे को देंगे तो हम उसकी मेंटल हेल्थ जान पाएंगे। आपको मैं बताना चाहूंगा, इसी कार्यक्रम के दौरान 4 ऐसे पेरेंट्स हैं जिन्होंने 4 साल के अंदर लगातार एक समय फिक्स किया और उस समय बात कर पाए। पर्पस ये नहीं कि हमने दिन में किसी टाइम बात कर ली, पर्पस ये है अपने जीवन, जो हम जीवनचर्या बनाते हैं उसको हम क्या डिसिप्लिन ला सकते हैं। अगर मुझे पता हो, मैं लंदन में भी हूं, कि मेरे माँ बाप मेरे फोन का वेट कर रहे हैं 6 बजे, तो मैं कोई काम नहीं करूंगा। और माँ बाप को पता है मेरे बच्चे का फोन आएगा लंदन से और 6 बजे मुझे फोन आएगा, तो 5 मिनट मैं भी घड़ी दिखता रहूंगा। तो इससे एक दोनों में कनेक्ट आता है, क्योंकि एक माँ बच्चे को समझ पाती है, वो कोई नहीं समझ पाती बच्चा किस दौर से गुजर रहा है। शायद माँ उस 5 मिनट के अंदर अगर डेली बात करेगी तो समझ पाएगी, और उसी तरह हम भी समझ पाएंगे कि उसके साथ क्या चल रहा है। तो आई थिंक ये कनेक्ट है, इट इज नॉट वन वे, इट इज 2 वेज, बोथ वेज होता है, और ये मिलके कार्यक्रम होता है। और बच्चों के लिए ही हम सब कर रहे हैं, हर माँ बाप कर रहे हैं, और हम एजुकेशन संस्था भी कर रही है। आई थिंक मिलके करेंगे तो शायद हम अचीव कर पाएंगे।